2018 में भी ऐसा ही था जी, हम असम्बली में भी थे और हमने कहा कि गलत है। मुस्लिम लीग भी असम्बली में थी और कहती थी कि गलत है। पीपल्स पार्टी भी असम्बली में थी और कहते थे कि धांधली हुई है। शरपाव खान भी असम्बली में थे, कोई यहाँ सूबाई में, लेकिन उन्होंने कहा कि गलत हुआ है जी। तो तमाम पार्टियों का एक ही मौक़िफ़ था। आज क्यों मौक़िफ़ तब्दील हो गया है, यही तो हमारा सवाल है जी। तकरीबन यही मैंडेट सबको मिला है, तो उस वक्त क्यों धांधली थी और आज क्यों वो धांधली नहीं है। तो हमने अपना तसलसल बरकरार रखा हुआ है। साहब, ये कहा जा रहा है कि जो सियासतदान है उस पर तनकीद आजकल ज़्यादा हो रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब देख के फैसले करते हैं, कि वो कहते हैं कि बस मुझे कुछ दे देगा। तो क्या आइंदा के लिए JUI या दीगर पार्टियाँ उसकी तरफ नहीं? बिल्कुल आपकी बात सही है। मिले तो एहतजाज करते हैं। जी जी बिल्कुल सही है आपकी बात। इसी से हम निकलना चाहते हैं और मैं सब दोस्तों से यही कहूँगा कि ये जो अथॉरिटी का मामला एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ पर रखा हुआ है कि असम्बलियाँ में भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, बंदे भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, यहाँ तक कि सियासी पार्टियों को कहा जाता है कि अब ये उम्मीदवार नहीं दूसरा उम्मीदवार खड़ा करो, इसकी जगह फलाना खड़ा करो। तो ये जो मुदाखलत है मुल्क की सिस्टम में, पार्लियामेंट में जो अथॉरिटी है, जो अवाम की नुमाइंदा है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, अवाम की नुमाइंदा होना चाहिए, जो आज बदकिस्मती से एक बार फिर नहीं। इसके सबका तजर्बा आपके नुमात के साथ हुआ है कि आपको कहा गया है कि इस उम्मीदवार को खड़ा कर दे और इसको ना दे? ये न पूछो, काम खराब है बहुत ज़्यादा। थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बाएं बाजू की तरफ भी देखें, आपका सारा रुख दाएं बाजू की तरफ है। मैं वैसे भी थोड़ा सा बाएं बाजू वाला हूँ। इसमें दो किस्म की राय है। एक राय तो ये है कि शायद आप इस मर्तबा आ रहे कि आप एक बड़े सुलझे हुए मंजे हुए सियासतदान के तौर पर आपकी। मैं भी सुलझा हुआ मंजा हुआ हूँ। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस दफ़ा ये एक तासुर है कि शायद आप अपने कार्ड जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं खेल सके। तो आप मरकज़ में भी हमें नजर नहीं आ रहे सेटअप में, और बलूचिस्तान जहाँ डेफिनेटली आपको होना चाहिए था, आपकी पार्टी की हुकूमत बननी चाहिए थी, आप वहाँ भी सिस्टम से बाहर हो गए। एक तो ये। दूसरा ये कि जिनके साथ आपकी दुश्मनी थी उनके साथ आपकी यारी है, और बाकी पूरे पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट आप दुश्मन बना के बैठ गए। तो ये कैसी? ये कोई सवाल नहीं है मेरे नज़दीक। सिस्टम से बाहर हो गए, जैसे हम मुल्क से बाहर हो गए, मुल्क के अंदर हैं। और मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे, और जो सिस्टम से बाहर है वो जम कर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे इंशाअल्लाह। आपने तो बड़े बड़े जलसे किए इलेक्शन से पहले, बड़े बड़े जलसे पे आप और आपने उससे कुछ दिन पहले कहा था कि बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, हमने सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़े हैं। मेरी ये दाढ़ी इलेक्शनों में सफ़ेद हुई है। सन 1965 का इलेक्शन मुझे याद है, जब BD सिस्टम का इलेक्शन था, और फिर सन 70 का इलेक्शन में तो मैंने खुद कैंपेन चलाई है अपने वाले साहब की। तो आज तक इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हलके में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। यानी इसमें फौरन लोगों को पता चल जाता है। और यहाँ पर नताइज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे, घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग, वो कामयाब हो गए। आप खुद जरा अंदाजा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे जी। तो इस तरीके से नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये जो आप समझते हैं कि ये तो इन हो गए और हम बाहर रह गए हैं, ये इन होकर भी रोएंगे। मुल्क नहीं चलेगा इनसे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा। अब ये जो निज़ाम है मुल्क के अंदर का, ये तो तमाम हो जाए, लेकिन मुझे ख़तरा है कि मुल्क कोलैप्स न कर जाए। तो हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है, और उसका सिला जिस तरह फिर एस्टेब्लिशमेंट ने हमें दिया है, इस तमाम तक धांधली की जिम्मेदार वही क़ुव्वत है। अगर PTI जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना, और अगर वाकई वो समझते कि हमें धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का जो बयानिया है वो तो दफन हो गया ना। फिर तस्लीम करें ना कि कौम ने बागियों को वोट दिया है जी,
اور ہم ایک باغی کو جو ہے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. تسلیم کریں پھر اس بات کو جی، پھر شرمانا کس چیز سے ہے. مولانا صاحب انتخابات 2024 میں دوبارہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ 5 سال بعد ہی ہوں گے. اگر تو ان کی مداخلت ہے اور ان کے بغیر نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا الیکشن کا. ہو بھی تو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں. مولانا صاحب آپ کی جماعت کا جو اجلاس ہوا ہے KP کا اور صاحب کا باٹا کا، اس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں اور کسی میدان وغیرہ کا انتخاب کیا ہے کہ کہاں پہ جائیں؟ دیکھیے اس پہ ایک تو ہم نے مرکزی مجلس عاملہ کے فیصلے پر اپنی صوبائی جماعتوں کو اعتماد میں رہنا تھا اور ان کو ذرا ان اسباب و وجوہات سے آگاہ کرنا تھا کہ جس پر ہم نے اس فیصلے پہ آج بھی مجبور ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں تھا دستوری لحاظ سے اپنی پارٹی کی دستور کے حوالے سے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں بھی یا نہ. اگر پارلیمان یہ ہو تو پھر اس پارلیمان کی سیاست کرنا کیا فائدہ ہے. تو اس حوالے سے جنرل کونسل کے پاس اختیار ہے. تو چاروں صوبوں کا ذرا ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر جو جنرل کونسل مرکزی ہے ہماری، اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں اس موضوع پہ بات ہوگی. پھر جنرل کونسل سب سے با اختیار ادارہ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا. کل حلفداری کی تقریب ہو رہی ہے خیبر پختونخوا جی جہاں پر جو لوگ ہیں JY وہ کیا حلف دیں گے؟ ہاں وہ تو ہم نے کہا کہ جب تک ہم پارلیمانی نظام سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے تب تک ہمارا پارلیمانی کردار جاری رہے گا. مولانا صاحب ابھی صدارتی الیکشن بھی آ رہے ہیں جس میں آصف علی زرداری بھی امیدوار ہے، تو کیا ان کی حمایت ہو سکتی ہے یا دوسری پارٹی کے امیدوار کی حمایت؟ اصولی فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس میں کسی قسم کے ووٹ میں حصہ دار نہ ہونے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، یہ لوگ نہیں چلا سکتے، تو پھر حل کیا ہے آپ کے؟ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑے سوچ کے الجھائی ہے. مولانا صاحب ایک خط لکھا گیا ہے IMF کو PTI کی جانب سے، اس پر تنقید کی جا رہی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے میں نظریاتی آدمی ہوں، میں IMF کو اتنا انوالو کرنا، ویسے بھی ان کے رویے ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں. کچھ اقتصادی طور پر ہم اتنے کمزور ہوئے ہیں ماضی میں کہ وہاں پر بھی ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بہت سخت شرائط پر وہ ہم سے بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہر چند کی یہ مسئلہ ہے. اب جس وقت ہم نے کہا تھا کہ وہ اسمبلی غلط ہے، وہاں پر تو IMF جو ہے اس کے ہاتھ سب کچھ بیچا گیا. ہمارا اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا گیا، بڑے بڑے اثاثے ان کے حوالے کیے گئے. میرے خیال میں ہمیں کسی باہر کی اداروں کو اس حد تک مداخلت کے لیے دعوت نہیں دینی چاہیے. مولانا صاحب اگر احتجاج آپ کی طرف سے ہو تو پھر PTI کے ساتھ اکٹھے احتجاج کر سکتے یا دوسری بات؟ ایک بات ذہن میں رکھیں جی کہ آپ لوگ خاص طور پر جو ہماری صحافتی دنیا ہے، اگر کہیں پر کوئی آدمی ایک پہلا قدم اٹھاتا ہے تو آپ فوراً اس کو منزل پہ پہنچا دیتے ہیں. حالانکہ منزل میں ابھی کوسوں سفر ہوتا ہے. وہ ضرور تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو خیر مقدم کیا. مہمان کی عزت ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب و تمدن کا حصہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اختلافات بھی ہیں، ہمارے تحفظات بھی ہیں ان کے حوالے سے، ان کے نظریات، ان کے ایجنڈے کے حوالے سے. اور ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ایک دیوار حائل نہیں ہے بلکہ پہاڑ حائل ہے. ان کو ہم کیسے سر کریں گے، کس طریقے سے ہم تحفظات دور کریں گے. لیکن ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی فریق معاملات کو طے کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ سنجیدہ ہیں اس میں کہ ہم جمعیت کے تحفظات کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو سیاسی آدمی مذاکرات بھی کرتا ہے، وہ مسئلے کے حل کا انکار بھی نہیں کرتا، وہ ایک منزل تک پہنچنا بھی چاہتا ہے. ہم کوئی بندوق کی سیاست تو نہیں کر رہے، ہم تو دلیل کی سیاست کرتے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی مطمئن کر سکتا ہے تو ہم اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہیں. لیکن ابھی اس میں مرحلہ بہت باقی ہے. فوری طور پر یہ شاید ہم نہ کہہ سکیں کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں. ہاں کچھ اس کو ہم ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں.
और साहब ये फरमाइए कि एक तो आपने जैसे फरमाया कि इजलास था और एक इसमें जो पार्लिमानी सियासत है उस पर नजरसानी भी एक नुक्तों में नुक्ता शामिल था। तो ये आज का जो इजलास था इसमें अमूमी राय अमूमी तासर क्या पाया गया। दूसरी बात यह कि जैसे सिंध में अगर एहतजाज किया जा रहा है धांधली के खिलाफ GDA के प्लेटफार्म से, यहाँ भी कल भी ANP का जो है एहतजाज है। इस हवाले से जो मुतासरीन है या मुतासर जमातें हैं या जो धांधली के इल्जाम लगा रही हैं, आपस में कोई हुआ है, राब्ता हुआ है और कोई इकट्ठा एहतजाज का प्रोग्राम भी है? ये सवाल तो हो गया एक दफ़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अगर थोड़ी सी हमारी जमात की जो स्ट्रक्चर है उस पर ख्याल करें। इस वक्त तक तो सूबे अपने अपने तौर पे एहतजाज का तरीक़ाकार तय कर रहे हैं। तो सिंध में एक अंदाज से होगा, बलूचिस्तान में और अंदाज से। यहाँ मरकज़ का इजलास जब होगा और उसमें जो तय होगा उसके मुताबिक पूरे मुल्क में यकसां हमारा एक्शन होगा और उस हवाले से हमारे इक़दाम होंगे। तो मौलाना साहब, ये मरकज़ में हुकूमत साजी के हवाले से या बलूचिस्तान में हुकूमत में शमूलियत जीवाई के हवाले से कुछ राबिते हुए आपकी जमात के साथ? सियासी लोग राब्ते तो करते हैं, राब्ते तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सियासत में नहीं हुआ करते, लेकिन हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि हमने सिस्टम से बाहर रहने का फ़ैसला किया है। मौलाना साहब, असेसमेंट तो क्या होगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और कौमी असम्बली में कितने मेंबरान हैं जो आपके बनते हैं फार्म 45 के मुताबिक, यानी आप जीत चुके हैं, आपसे लिए गए हैं, आपने अपने असेसमेंट के मुताबिक कितने होंगे? मैंने तो अभी इस सवाल का जवाब नहीं सोचा, वरना मैं अभी हिसाब किताब करूंगा आपके कहने के बाद। मौलाना साहब, धांधली का तरीक़ाकार क्या था? और दूसरा है कि 8 फरवरी के नताइज के बाद आप नहीं समझते कि साइफर और 9 मई का जो बयानिया था वो खत्म हो चुका है, तो इमरान खान को भी अब रिहा होना चाहिए? मैंने तो गिरफ्तारी के वक्त ही कह दिया था, आज तो मैं नहीं कह रहा, मैंने गिरफ्तारी के वक्त भी कहा था कि सियासत का मज़ा नहीं आ रहा, कि मेरा मुखालिफ जो है वो बंधा हुआ है और मैं आज़ाद फिर रहा हूँ, तो मुकाबले का मज़ा नहीं आ रहा मैंने कहा। तो मैं तो किसी सियासतदान के जेल में, लेकिन अब आगे कानून का मामला है, अदालतों का मसला है, तो वो मामला तो ज़ाहिर है कि उन्होंने खुद अपने तौर पर करने होते हैं। जहाँ मेरे सियासी सोच के हवाले से बात है, क़त्ल नज़र इसके कि केसेस की नौइयत क्या है, मैं किसी सियासतदान की क़ैद में रहने का, हम खुद कैद गुजार चुके हैं, कई साल तक हम जेलों में रहे हैं, जेल में आते जाते रहे हैं। तो ये सियासी लोग जेल में जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये नौइयत क्या है केसेस की, क्यों जेल में है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं किसी सियासतदान के जेल में जाने पर न खुश होता हूँ। मैं सोचता हूँ इख्तिलाफ हो, वो भी खुले हाथ करे, हम भी खुले हाथ करें। और धांधली का तरीक़ाकार क्या था? धांधली का तरीक़ाकार हर पोलिंग स्टेशन का अपना अपना था। नहीं, पुलिस स्टेशन मौलाना साहब, पहले आप जलसे में एक बात किया करते थे कि कुछ लोग आपके पास बैग लेके आए, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, फिर आपको तनहा कर दिया 18 के इंतखाबात में। अब 24 में आपको फिर से तनहा कर दिया, बाद में कॉम्परस जमात ने साइड पे कर दिया। प्लेन वही वाला अभी भी चल रहा है कि नहीं? सर, इसमें मैं एक सवाल बैक वाला प्लेन चल रहा है कि एक तरफ बाजावड़ में आपको सिक्योरिटी थ्रेट थे, ठीक है, अभी जमात के थ्रेट से हमले भी हुए थे, वो तो फिर दाइश ने मान लिया था कि हम कर रहे हैं। फिर DI खान में आप पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग होती रही, आप लोग तंग करते रहे। क्या इससे हम ये तासुर ले सकते हैं कि जानबूझ के ये लोग यही करते रहे कि आप हुकूमत में ना सके? और तुरफा तमाशा ये है कि इलेक्शन जब गुजर गया उसके बाद कोई थ्रेट नहीं तो ये सारा आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके को अपनाया गया, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे तरीके अपनाए गए, कि हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जिसको कामयाब कराना है उनके साथ गाड़ियाँ रखकर वो इलाकों में जाते हैं कि जहाँ आदमी सोच भी नहीं सकता। तो उनको पब्लिक से मिलने के मौके मुहैया किए जा रहे हैं, उनको सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। हमें कहा जा रहा है कि आपने पब्लिक में नहीं जाना, आपके लिए ख़तरा है, गए तो फिर हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ये सारे वही हरबे होते हैं कि आपको किस तरीके से नाकाम बनाया जाता है और किस तरीके से आपके ख़िलाफ़ अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। ये वही चीज़ें हैं। ये एक सवाल का जवाब दें कि जैसा कि आपने फरमाया कि हम हर किस्म के इंतखाबात के साथ ताल्लुक़ रहेंगे जो पार्लियामेंट में हो रहे हैं,
खैबर पख्तूनख्वा में कल असम्बली का इजलास है, तो जो अपोजिशन की साइड की जमातें हैं उससे भी आप ताल्लुक रहेंगे, अपोजिशन लीडर के इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे, वो जरा के उसमें भी नहीं रहेंगे, इस किस्म से? जी हाँ, ऐसा ही है इंशाअल्लाह। मैं एक बात और भी आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ, मैंने अभी दोस्तों से भी कहा कि मसला क्या है, यानी हम किसके लिए प्रॉब्लम है। ये तो हम तस्लीम नहीं करते कि हमें पब्लिक ने मुस्तरद किया है, हमें अपने हुजूम का भी पता है। मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं 100-200 सीटें जीतने की पोजीशन में हूँ, लेकिन अपनी जो हक है मेरा उसका अंदाज़ा मुझे है कि किस हद तक हमें कामयाबी हासिल होनी चाहिए, लेकिन तकलीफ़ किसको है। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, इस्लामी कानून साजी की बात करते हैं, तो ये किसके लिए प्रॉब्लम है। अगर हमारी बड़ी ताकत असम्बली में जाती है तो फिर हमारी ये नज़रिया किसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। मेरे ख्याल में इस मसले को हमें जांचने के लिए पाकिस्तान की तारीख़ को भी सामने रखना होगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे हुक्मरान अव्वल से लेकर आखिर तक इस मुल्क में किसी तरह की इस्लामी कानून साजी के हवाले से तैयार नहीं हुए, और आज भी उनको यही ख़तरा है कि ये आवाज़ जो है यहाँ दबा दी जाए किसी तरीके से, ताकि ये रोज़ रोज़ असम्बलियों के अंदर जो है अपनी अददी क़ुव्वत की बुनियाद पर अपने नज़रिए की बात ना कर सकें। दूसरी बात यह है कि आप भी ये जानते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में जो तहरीक हमने चलाई उसने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बर्रसगीर और जनूबी एशिया में एंटी अमेरिकनिज़म पैदा किया, और उसको एतराफ़ किया। आपके सहाफ़ी ने एतराफ़ किया इसका जी, मीडिया ने एतराफ़ किया इसका जी। तो उस हवाले से अगर आलमी क़ुव्वतों के मुकाबले में हम कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनकी भी हिदायत ये होती है कि इनके हुजूम को कम किया जाए। और फिर ऐसे वक्त में जबकि अमारत इस्लामिया का इस्तेहकाम अमरीका और मगरबी दुनिया को कबूल नहीं है, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को लड़ाने के लिए मनसूबाबंदी भी की जा रही है, और इस बीच में हम आते हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका नतीजा अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम भी होगा, पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी होगा। ये भी उनकी नज़र में खटक रहा है कि ये पार्टी है कि उसको इतना बड़ा किरदार न दिया जाए कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे इस्लामिया के इस्तेहकाम का ज़रिया बने। ऐसे मौके पर जबकि सारी अमरीका और मगरबी दुनिया इसराइल की पुश्त पे खड़ी है और फ़िलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई हुई और हम खुलकर मैदान में आए, हमने जलसे किए, पेशावर के बड़े जलसे में उनके नुमाइंदे को बुलाया, कोयटा में हुआ, कराची में हुआ, फिर हम कतर गए, उनकी क़यादत से मिले। तो ये भी बैनुल-अक़वामी दुनिया को बड़ा खटका है कि भाई एक क़ुव्वत ऐसी है कि जो खुलकर इसराइल की मुखालफत में और फ़िलिस्तीनियों के हक़ में सामने आ रही है और हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, तो ऐसे लोगों को असम्बली से बाहर रखा जाए। ये अवामिल हैं कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारी वजूद से किस किस पर मनफी असर पड़ सकता है, तो वो सारे लोग जिन पर हमारी ताकत का मनफी असर पड़ता होगा वो इकट्ठे हो गए हैं हमारे ख़िलाफ़, और उन्होंने हमारे हुजूम को कम करने के लिए। और आप हज़रात की इत्तला के लिए, इलेक्शन से पहले मुझे इत्तला हो गई थी, इलेक्शन से पहले, कि आपके लिए फ़ैसला हो चुका है कि जमीयत के हुजूम को और सुकेड़ा जाए। यह इलेक्शन से पहले कैसे फ़ैसला होता है, और वही हुआ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे इससे। मौलाना साहब ये बताएं कि जो अफगानिस्तान का आपने दौरा किया, क्या वही वजह बनी कि जिसमें आपको फिर इलेक्शन में हराया गया? ये अब तक क्या कहता रहा, रात सारे रात यूसुफ जुलेखा की कहानी सुना रहा था, सुबह हुई जुलेखा मर्द है। और ये जो इजलास हुआ है, या आपकी तरफ से कोई अहकामात हैं हाजी गुलाम अली साहब के लिए, क्या कि उन्होंने क्या करना है आगे, आइंदा कुछ? देखिए, ये कोई मसला है ही नहीं, एक आईनी मनसब है और हम स्मूथली आगे जाएंगे। अगर ये फैसला हुआ कि भाई उनको, तो हम अपनी कोई पार्टी का बंदा लाना चाहते हैं, कोई इसरार नहीं है हमारा, लेकिन जमात ने इस हवाले से कोई ऐसी राय कायम नहीं की, न हम इसको कोई सियासी मनसब समझते हैं कि एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो जाएं। एक रियासती मनसब है, आईनी मनसब है, और हम स्मूथली समझते हैं कि इस पर हम कोई सियासत न करें तो अच्छा है। मौलाना साहब, आपने जो बातें की है, तो इनके जो मतलब बैरूनी अवामिल हैं इसमें, तो फिर तो पीटीआई और आपका जो नारा है गुलामी नामंजूर वाला, ये मतलब मुश्तरका एक नारा है, तो इन नुकात पे कोई इत्तेहाद हो सकता है? ये सवाल ऐसा है कि इस दावे को पहले हम तस्लीम करते हैं या नहीं करते, पहले सवाल तो ये है। बहुत शुक्रिया आप हज़रात के लिए।